Hello everyone, this is Udit Chabra here. Today we will discuss MCQ series set 6. So without wasting any time, let's start. This is my Instagram ID, you can follow me here. Okay, so the first question for today is who among the following place was not an important center of the revolt of 1857? देखो इसमें कानपुर था या नहीं था? बिल्कुल था। तो हम सब जानते हैं कानपुर से रिवोल्ट को लीड करने वाले कौन थे? नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये तो एलिमिनेट हो गई। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और कानपुर से कौन थी? बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए बचा। तो इसका राइट आंसर क्या है? आगरा। ये आप देख सकते हो, प्लेसेस ऑफ द रिवोल्ट, लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, और इसके अलावा एक चीज़ और जो यहाँ पे लिखी हुई है कि इस कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया था? दिल्ली, बहादुर शाह जफर और भक्त खान। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, बाकू खान इट्स भक्त खान। कानपुर से जैसा मैंने आपको बताया नाना साहेब, यहाँ पे किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था? कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, और यहाँ पे भी रिवोल्ट को सप्रेस करने वाले कौन थे? कैंपबेल थे। झांसी से किसने किया था? लक्ष्मीबाई। और यहाँ पे ये मैंने बहुत बार ये डिस्कस कर दिया इस चीज़ को, ह्यू ग्रोज ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। बिहार से कन्वर सिंह। बिहार से कौन है? कन्वर सिंह। ठीक है, और यहाँ पे किसने किया था सप्रेस? विंसेंट अय्यर। और इलाहाबाद से लियाकत अली स्मिथ नील ने सप्रेस किया था, और बरेली से खान बहादुर, और इसको सप्रेस किया था कैंपबेल। कैंपबेल देख रहे हो, 3 रिवोल्ट को कैंपबेल ने सप्रेस किया। एक कानपुर हो गया, एक लखनऊ हो गया, और एक क्या हो गया? बरेली। और उड़ीसा से भी देख सकते हो आप किस किस ने रिवोल्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ही, पढ़ सकते हो क्या, पढ़ना ही है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि 1919 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसको और क्या बोला जाता है? तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे या मिंटो मॉर्ले, मॉर्ले मिंटो, इट इज़ द सेम थिंग। बात आती है कि हु वॉज मॉर्ले एंड हु वॉज मिंटो। मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। मॉर्ले क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और मिंटो क्या थे उस टाइम के? वॉइस रॉय थे। ये क्या थे मिंटो उस टाइम के क्या थे? ये वॉइस रॉय थे। ठीक है, और ये जो SOS यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की जो ये पोस्ट क्रिएट करी गई थी, ये कब करी गई थी? ये क्रिएट करी गई थी आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की जो पोस्ट है वो किस एक्ट के बाद क्रिएट करी गई थी? तो किस एक्ट के बाद क्रिएट करी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद ये पोस्ट जो है वो क्रिएट करी गई थी। क्लियर? इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ें देखें जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो देखो इसको थोड़ा हम इस स्लाइड पे देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, क्या थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे मेंबर्स को 16 से बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 60 कर दिया गया था। 16 से बढ़ा के कितना कर दिया था? 60 कर दिया गया था। और इसके अलावा देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सभी ध्यान से सुनेंगे, जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। क्या थी वाइस रॉय की? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को इंक्लूड किया गया था। किसको इंक्लूड किया गया था? किसी इंडियन को इंक्लूड किया गया था। और वो इंडियन थे कौन? वो इंडियन कौन थे? उस इंडियन का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं ये एक पहले इंडियन बने जो वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चुने गए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा ये इन्होंने मतलब किस हैसियत से इन्होंने ज्वाइन किया था वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को? तो ये आपने याद रखना है, एज अ लॉ मेंबर इन्होंने ज्वाइन किया था। एज विच मेंबर? एज द लॉ मेंबर। क्लियर है सभी को? और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस एक्ट में आपको जाननी है वो क्या है? देखो अभी मैंने बताया ना आपको कि हु वॉज द वाइस रॉय ड्यूरिंग दिस टाइम? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो ने क्या इंट्रोड्यूस किए थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। किसके लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। किसके लिए इंट्रोड्यूस किए थे? तो ये आपने याद रखना है, मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किए थे। किसके लिए इंट्रोड्यूस किए थे? मुस्लिम्स के लिए। और सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होता है? देखो इसमें क्या था कि एक जगह से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो भी कौन होगा? मुस्लिम ही खड़ा होगा।
और जो वोट करेगा उस कैंडिडेट के लिए वो भी कौन होंगे, मुस्लिम्स ही होंगे। कौन होंगे वो, मुस्लिम्स, ठीक है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स किसको बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो टू को, है ना। मिंटो वन नहीं है ये, मिंटो टू है, एक बात और याद रखनी है, ये मिंटो टू है ना कि मिंटो वन। क्लियर और नॉट। और एक देखो और बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसको बोला जाता है, तो आपने याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, तो उसमें देखो एक मेन चीज़ जो हम एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि क्या था, एक डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस आई थी, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस आई थी जिसको क्या बोलने लग गए थे, दयारकी बोलने लग गए थे। क्या बोलने लग गए थे, दयारकी। अब दयारकी में क्या चीज़ थी, थोड़ा आप ध्यान से सुनोगे सारे जने। दयारकी में दो तरीके के सब्जेक्ट्स की बात करी गई थी, और वो दो तरीके के सब्जेक्ट्स कौन से थे भाई, एक थे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स, एक कौन से थे, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स, और दूसरे कौन से थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। दूसरे कौन से थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे, दूसरे कौन से थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स की, तो इनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, गवर्नर करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। दोबारा सुन लो, कौन करेगा ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेट, गवर्नर करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। और वो मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर और नॉट। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे उनको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, गवर्नर करेगा उनको भी, ठीक है। और इसमें क्या था, पर जो किसकी हेल्प से करेगा गवर्नर इनको एडमिनिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। बट जो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं होगी। क्लियर और नॉट क्लियर। आई रिपीट, दयारकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। दयारकी का मतलब दो तरीके के सब्जेक्ट्स, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, दूसरे कौन से, रिजर्व सब्जेक्ट्स। दोनों का एडमिनिस्ट्रेट गवर्नर ही करेगा, पर ट्रांसफर में क्या था, गवर्नर इनको करेगा जो एड ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके थ्रू, और वो मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। जबकि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो उनको एडमिनिस्ट्रेट करेगा गवर्नर ही, बट किसकी हेल्प से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से। बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है गवर्नर की, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्लियर और नॉट। ओके। इसके अलावा अभी हमने बात करी ना कि इसकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में इन्हीं सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बढ़ा दिया गया था। किस में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। किस में बढ़ा दिया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। किसके लिए बढ़ा दिया गया था, देखो ऑलरेडी मुस्लिम्स के लिए तो थी ना, इसको किसके लिए बढ़ा दिया गया था, सिखों के लिए बढ़ा दिया था। किसके लिए बढ़ा दिया गया था, सिख लोगों के लिए। इसके अलावा इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, किसके लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी इसको बढ़ा दिया गया था। और इसके अलावा और किसके लिए बढ़ा दिया गया था इसको, और किसके लिए बढ़ा दिया गया था, एंग्लो इंडियंस के लिए। किसके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए भी इसको बढ़ा दिया गया था। क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर और नॉट क्लियर, ओके। सो अच्छा, एक चीज़ और देखो यहाँ पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब बात आ जाती है कि भाई इसमें, इनमें से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन है, इनमें से वाइसरॉय कौन है। तो देखो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन है, मॉन्टेग्यू, कौन है, मॉन्टेग्यू। और वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बताएंगे कि चेम्सफोर्ड जो है, चलो मैं ही बता देता हूँ। चेम्सफोर्ड जो है ना, अगर आपसे पूछते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेकर में, जलियांवाला बाग मैसेकर में भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो वो भी कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। कौन थे बेटा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। थोड़ी स्पेलिंग यहाँ में गलत है तो उसको आप ये सही लिख लो, CHELMSFORD। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रेमिस फॉर द डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो देखते हैं इससे और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो, इस बार नायब तहसीलदार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फेडरल कोड जो बनाई गई थी इंडिया में, वो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। कौन सी कोड, फेडरल कोड जो बनाई गई थी वो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। तो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बनाई गई थी।
क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि आरबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई थी, आरबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करी थी वो किस एक्ट में करी गई थी? तो इसी एक्ट में करी गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और इसके अलावा और अगर हम चीज़ें देखें इस एक्ट में तो वो क्या था, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात करी गई थी। क्या बनाने की बात करी गई थी? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये स्पेलिंग लिख लेना आप खुद, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात करी गई थी इसमें। क्लियर और नॉट क्लियर? और एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने पीछे पढ़ा दयारकी के बारे में, पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपने एक बात याद रखनी है, वो जो दयारकी थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी कहाँ पे? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड। दयारकी जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी प्रोविंसेस में। कहाँ इंट्रोड्यूस करी गई थी? प्रोविंसेस में। अगर आपसे पूछते हैं वो दयारकी से, प्रोविंसेस से दयारकी को कब हटाया गया था, तो इस एक्ट के थ्रू हटाया गया था। कौन सा एक्ट? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के थ्रू दयारकी को हटा दिया गया था। और दयारकी को जो है री इम्पोज कब किया गया, मतलब सेंटर में कब लगाया गया था? इसी एक्ट के थ्रू। यानी कि देखो इस एक्ट में क्या हो रहा है, प्रोविंसेस से दयारकी को हटा दिया, प्रोविंसेस से दयारकी को हटा दिया, बट कहाँ पे लगा दिया दयारकी को? सेंटर में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? सेंटर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मलिमथ कमेटी लुक्ड एट द वेज टू रिफॉर्म द, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया। आप इस इमेज में देख सकते हो, आपको मलिमथ कमेटी की और कुछ रिकमेंडेशन मिलेगी, तो हैव अ लुक ऑन इट, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ मैं आपको इसकी सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इसको पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर इस क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट करना और फिर वीडियो को दोबारा देखना। तो आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, मतलब आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा, आई मीन टू से, इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि लोकसभा के डिसोल्यूशन पे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे दे सीरीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब वो उनकी जो मेंबरशिप होगी वो रद्द हो जाएगी, तो बिल्कुल ठीक है। और थर्ड पॉइंट भी सही है, दैट ओनली स्पीकर वेकेट्स हिज ऑफिस एंड ओनली डेप्यूटी स्पीकर वेकेट्स हिज ऑफिस, जबकि जो स्पीकर होंगे विल नॉट वेकेट हिज ऑफिस until immediately before the first meeting of the Lok Sabha after dissolution takes place। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का जो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम, देखो भाई अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये किसकी, इसने क्या किया था? बेसिकली इसने जो हमारी कंट्री में पंचायत्स हैं उनको क्या दिया था? संविधानिक स्टेटस दिया था। क्या दिया था? संविधानिक स्टेटस दिया था। और ये कब लागू कर दिया गया था? इसको लागू कर दिया गया था अप्रैल 24, 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, आपको इससे जुड़े जो भी आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर पढ़ के जाने हैं। अच्छा, एक चीज़ और पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे जो है संविधान में एक शेड्यूल 11 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? शेड्यूल 11 जोड़ा गया था, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए थे। कि क्या मेंशन किए थे? 29 सब्जेक्ट्स। और ये 29 सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड लॉ बनाने का काम किसका होगा? पंचायतों का होगा। लॉ बनाने का काम जो है किसका होगा? पंचायत का होगा। किसका होगा? पंचायत का होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? मतलब बेसिकली इसने पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा दिया था। क्लियर? आर्टिकल्स इसके ज़रूर पढ़ के जाने हैं आपने। मैंने आर्टिकल्स यहाँ मेंशन नहीं किए, ठीक है, पर आपने इससे रिलेटेड, अच्छा मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया ना, बट जो मैं आपको पीडीएफ इसकी शेयर करूँगा उसमें मैं आर्टिकल ज़रूर अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने उन आर्टिकल्स को एक बार देख के जाना है, क्योंकि एसआई सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ये आर्टिकल्स काफ़ी पूछे गए थे एग्ज़ाम में। सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आर्टिकल्स जो हैं काफ़ी बेटा पूछे गए थे। क्लियर? तो आप लोगों ने पढ़ के जाना है ज़रूर वो। ठीक है, मैं पीडीएफ के साथ ही उन आर्टिकल्स को ऐड कर दूंगा। हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर कौन थे? एनी गेसेस? एनी गेसेस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता, उनका बेटा फिर कौन था? घटोत्कच, और उनका बेटा कौन था? चंद्रगुप्त वन। ठीक है, बेसिकली देखो चंद्रगुप्त वन ही जो है ना, इनको ही बोला जाता है कि जो यही हैं इनको ही बेसिकली रियल फाउंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको रियल फाउंडर बोला जाता है। अगर और मैं कुछ चंद्रगुप्त वन के बारे में हम बातें देखें तो बेसिकली इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी में गोल्ड कॉइन चलवाए थे। क्या चलवाए थे इन्होंने? गुप्ता डायनेस्टी में गोल्ड कॉइन चलवाए थे। ठीक है, और इधर देखो एक नाम और लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ? कुमार गुप्ता वन। क्या लिखा हुआ है? कुमार गुप्ता वन। ठीक है, अच्छा मेरे को सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो कुमार गुप्ता है, जो कुमार गुप्ता वन है, वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं। ठीक है, कुमार गुप्ता वन कि मैं ही बता दूं? बता दूं? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। कुमार गुप्ता वन ने बेसिकली जो है नालंदा क्या फाउंड किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी। क्लियर और नॉट? ओके, एक तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द चंपारण सत्याग्रह वो स्टार्टेड बाय गांधी जी इन विच ईयर? चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने कब स्टार्ट किया? तो देखो यार, गांधी जी के 3 सत्याग्रह थे। एक तो चंपारण सत्याग्रह, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और एक था खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया था 1917 में, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 की बात है। दोनों ही 1918 की बात है। चंपारण सत्याग्रह में क्या है? बेसिकली गांधी जी ने जो है किसका विरोध किया था यहाँ पे? 3 कटिया सिस्टम का। किसका विरोध किया था? 3 कटिया सिस्टम। मतलब बेसिकली देखो, अगर किसान की ज़मीन को 20 हिस्से में डिवाइड करके उसमें से 3 हिस्सों पे सिर्फ क्या ग्रो करने को बोला जा रहा था? किसान को इंडिगो ग्रो करने के लिए बोला जा रहा था, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या किया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किया था। क्या किया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर और नॉट? और इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो ये नाम ज़रूर आपने याद रखना है, राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था बच्चों? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसमें गांधी जी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक करी थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम क्या करी थी? हंगर स्ट्राइक करी थी। क्या करी थी? हंगर स्ट्राइक करी थी। क्लियर हो गया बच्चों? और खेड़ा सत्याग्रह इसको बोला जाता है, एक सेकेंड, खेड़ा सत्याग्रह को क्या बोलते हैं? खेड़ा सत्याग्रह को बोलते हैं गांधी जी की फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ओके, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने सीक्वेंस वाइज याद रखनी है। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों इवेंट्स आपने गांधी जी से जुड़े हुए हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद औरोबिंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफेंडेड बाय, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चित्तरंजन दास। क्या आंसर है? चित्तरंजन दास। ठीक है। अब जो चित्तरंजन दास जो हैं, इन्होंने बेसिकली औरोबिंदो घोष को किस केस में डिफेंड किया था? तो याद रखना आपने, अलीपुर बॉम्ब केस। किस केस में? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, अलीपुर बॉम्ब केस में इनको डिफेंड किया था। और चित्तरंजन दास वही हैं। कौन है चित्तरंजन दास? स्वराज पार्टी के फाउंडर। स्वराज पार्टी के फाउंडर भी बने थे ये आगे जाके। क्लियर और नॉट? स्वराज पार्टी के क्या बने थे आगे जाके? ये फाउंडर भी बने थे चित्तरंजन दास। ठीक है। इनको ही और क्या बोला जाता है? इनको देश बंधु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? देश, मतलब इनका नाम ही बेसिकली क्या पड़ गया था? देश बंधु चित्तरंजन दास। मैच द फॉलोइंग। चलो इसको करके देखते हैं अटेम्प्ट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, नेशन वाइड एगिटेशन रिफॉर्म्स, सस्पेंडिंग नॉन कॉपरेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंसिडेंट। तो ये हो गया, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। अच्छा, इसके बाद डांडी मार्च देखो, ये करता है ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। क्या है? ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। साइमन कमीशन मूवमेंट क्या है यहाँ पे अब? ठीक है, साइमन कमीशन मूवमेंट किस रिलेट करता है? नेशन वाइड एगिटेशन रिफॉर्म्स। साइमन कमीशन जो बना था ना, इसमें सारे के सारे क्या थे? जो हैं सारे के सारे लोग अंग्रेज थे, तो इसी का
इसी के अगेंस्ट काफ़ी विरोध हुआ था पूरे इंडिया में। और बचा क्या, चौरी चौरा इंसिडेंट, इट इज़ रिलेटेड टू सस्पेंडिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम सभी जानते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और कई पुलिस वालों की डेथ हो गई थी, है ना। और इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। 5 फरवरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट। और 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। अच्छा, अगर पूछे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कब हुआ था, तो ये डेट याद रखनी है आपने, 1 अगस्त 1920। इस डेट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। क्लियर? ओके। अब ये जरूर आपने याद रखना है, देखो एग्जाम में ना, नायब तहसीलदार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैतो मोर्चा कब हुआ था, व्हेन डिड जैतो मोर्चा टेक प्लेस। तो देखो इसमें पता है क्या है भाई, आपने ना मतलब नायब तहसीलदार के एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे आया था, जैसे उन्होंने बोल दिया कि ननकाना साहिब मैसेकर हो गया और जैतो मोर्चा, तो इनको बेसिकली उन्होंने अरेंज करने के लिए बोला था। इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो देखो पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था ननकाना साहिब मैसेकर। क्या हुआ था पहले, ननकाना, जस्ट अ मिनट, पहले हुआ था ननकाना साहिब मैसेकर। साल केड़ा था उसका, साल था बच्चों 1921। उसके बाद क्या हुआ था, 1924 में हुआ था जैतो मोर्चा। कब हुआ था, 1924 में हुआ था जैतो मोर्चा। अब देखो इसकी मैं इनसाइड द डिटेल नहीं जा रहा, मैं किसी और सेपरेट वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ननकाना साहिब मैसेकर और इसके अलावा जैतो मोर्चा। और इसके बीच में ननकाना साहिब मैसेकर और जैतो मोर्चा के बीच में एक क्या इवेंट हुआ था, गुरु का बाग मोर्चा। क्या हुआ था बच्चों, गुरु का बाग मोर्चा। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, बट मैं उसके लिए ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर दो और शेयर कर दो ना इस वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिले और आपके दोस्तों को भी, हम दोस्तों के साथ शेयर करो ना, ताकि हम उनको भी पता लगे कि हम यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बारी, ननकाना साहिब मैसेकर वो कब होता है, 1921 में। ठीक है, उसके बाद गुरु का बाग मोर्चा कब होता है, 1922 में। और उसके बाद जो है जैतो मोर्चा कब होता है, 1924 में। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। वट इज़ द अदर नेम ऑफ द किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूरल ओलंपिक्स। ये आप देख सकते हो। और इवेंट कहाँ पे होता है, ये इवेंट हर साल होता है लुधियाना में। लुधियाना में जो एक पिंड है, पिंड का नाम क्या है, किला रायपुर। एट विच प्लेस बंदा सिंह बहादुर वॉज वॉर मेमोरियल लोकेटेड। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, एनी गेसेस? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों छप्पड़ चिड़ी। क्वेश्चन का सही आंसर की है छप्पड़ चिड़ी। ठीक है, तो जो आप कहिए इनू बोलिया की जाता है ना, तो इनू की बोलते हैं फतेह बुर्ज। की बोलते हैं इनू फतेह बुर्ज। मतलब जो वॉर मेमोरियल है उसका नाम की है, मैं इत्थे लिख देना फतेह बुर्ज। की नाम है, फतेह बुर्ज। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक किस मतलब किस जो है अपने बंदा सिंह बहादुर ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ 12 ਮਈ 1710। ठीक है बच्चों, 12 मई 1710। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना की है, फ्रॉम विच मिजल नवाब कपूर सिंह बिलोंगड। जो नवाब कपूर सिंह है वो जो है बेसिकली किस मिजल ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक है, तो ਇਹਦਾ सही आंसर की है, देखो ਇਹਦਾ सही आंसर है ऑप्शन 3 फैजलपुरिया मिसल, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਂਗੀ ਮਿਸਲ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਂਗੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਰੀ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਬੱਚੋ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है बट कोई गल नहीं, आप बहुत सारे फैक्ट्स भी तो कर रहे हैं ना वीडियो च, तो इट्स ओके जो लंबी हो रही है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुण सैकेंड ऑप्शन की लिखा हुआ है कन्हैया मिसल, है ना। कन्हैया मिसल तो कौन है, याद रखियो तुसीं सारिਆਂ ने याद रखना है, जय सिंह। कौन है बच्चों, जय सिंह। कौन है भाई,
ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਦੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ। ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜੈ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਂਗੀ ਮਿਸਲ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਕੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਸਲਸ ਨੇ? 12 ਮਿਸਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੀ ਮਿਸਲਸ? 12 ਮਿਸਲਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ 12 ਮਿਸਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਿਸਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ SI ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਬੱਚੋਂ, ਸਮਝ ਗਏ? ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਟੌਮ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕੌਣ? ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਐਫਰਟ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।